हेलो कोड रिफ्टर, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ECMAScript 6 जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की लास्ट एपिसोड है। सो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि हमने इस वीडियो के एंड के ऊपर इसका नेक्स्ट प्लान आप लोगों से डिस्कस करना है और नेक्स्ट एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे। सो हमारे स्टोरी को एंड तक लाजमी देखें। सो लेट्स स्टार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स को और प्रोमिसेस को, और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कॉल बैक फंक्शंस को, मैप, फिल्टर, फाइंड, सम, एवरी को, इंडेक्स ऑफ को एंड फाइंड इंडेक्स को। ये जो मैप, फिल्टर, फाइंड, सम, एवरी, फाइंड इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ है, ये हमारे पास अरे के डिफरेंट जो है ये फंक्शंस हैं जो हमारे पास ES6 का पार्ट नहीं है। ये ES6 से पहले ही आ गए थे, बट क्योंकि हमने इनको डिस्कस नहीं किया था तो इन्हें हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट एंड अरे डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, वो किस तरह से हम लोग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोमिसेस। प्रोमिस क्या होता है और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ डिलीट टास्क। और ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेफ्ट के साथ और इसको मैं कह देता हूँ नंबर और इसमें स्टोर करवा देता हूँ 0। अब इमेजिन करते हैं कि इस नंबर के अंदर कोई न्यू वैल्यू स्टोर होनी है, बट वो वैल्यू थोड़ा डिले होगा, वो कोई प्रोसेस चलेगा और उस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर थोड़ा वो डिले हो जाएगा टास्क और इस नंबर की वैल्यू कैलकुलेट होने में टाइम लग जाएगा। अभी क्योंकि हम वो वैल्यू को कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, बट मैं इसको डिले डालने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, तो मैं इस सेट टाइम आउट के फंक्शन को यूज़ करूँगा। अब ये सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या काम करता है, ये हम इसको इसके 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर में एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं, तो ये कॉल बैक फंक्शन होता है कि असल में इसको हमने डिस्कस करना है इसके बाद। अच्छा, और दूसरी जो चीज़ है इसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पर 200, और ये मेरे पास असल में टाइम होता है। 1000 मीन 1 सेकेंड, 2000 मीन 2 सेकेंड, क्योंकि ये मिली सेकेंड होती है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ num इज इक्वल टू 20 और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ num। अब होगा क्या, हमारे पास के जो num है उसकी वैल्यू सेट होने में 1 सेकेंड लगेगा, बट आपका जावास्क्रिप्ट का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से करता है कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है तो वो इस जगह के ऊपर स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि थ्रेड जो है वो मूव ऑन कर जाएगा लाइन नंबर 7 के ऊपर और इसको रिटर्न कर देगा। तो इसको मैं अभी चेक कर देखें। मैं यहाँ पर करता हूँ control.log और यहाँ पर मैं कहता हूँ डिलीट टास्क। सो मैं इसको कहता हूँ नोड index.js। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास 0 मुझे रिटर्न हो रहा है, जबकि फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है और 20 मेरे पास नहीं हो रहा। तो इस तरह का जब भी सिनेरियो बनता है कि हमारे पास हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या हम किसी एक्शन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, बट उस एक्शन का जो रिस्पॉन्स है उस या उसका जो रिजल्ट है उसको कैलकुलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जावास्क्रिप्ट उस टाइम का वेट नहीं करेगा और नेक्स्ट लाइन पे वो मूव ऑन कर देगा। तो इमेजिन करते हैं कि इस वैल्यू की ऊपर ये जो हमारे पास नंबर है इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू है इसके ऊपर हमने कोई इसकी बेस के ऊपर हमने कोई और टास्क परफॉर्म करवाना है। सो लेट्स से मैं इसको एक नाम दे देता हूँ और इसको नाम मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इज पास और इनिशियली ये है फेल। सो इसको मैं कहता हूँ फॉल्स। ओके, सो नाउ इमेजिन करते हैं कि जो इस पास है एक वेरिएबल है, इसकी बेस के ऊपर चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे पास कोई पर्टिकुलर जो भी एक्शन है वो पास हुआ है या वो फेल हुआ है, या पर्टिकुलर जो हम कोई भी एक कंडीशन परफॉर्म करवा रहे हैं वो पास हुई है या फेल हुई है। बट अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर इस पास रिटर्न कर रहा हूँ और देन यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वो ट्रू हो चुकी है, हमारे पास इस पास का चेक है वो ट्रू हो चुका है, फॉल्स नहीं रहा। सो इस केस के अंदर क्या होगा हमारे पास कि वजह इस फॉल्स का हमारे पास जो केस है वो फॉल्स की बजाय हम ट्रू कर चुके हैं, बट यहाँ पर हमारे पास है डिले। सो जहाँ पर इस फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी अब इस रिजल्ट की बेस के ऊपर हमने कोई और एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पर हमेशा हमें मिल रहा होगा फॉल्स, जबकि मुझे यहाँ पर ट्रू मिलना चाहिए जो एग्जैक्ट वैल्यू है। सो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के जो इनिशियल जो ट्रेडिशनल वे है उसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, हम फंक्शन
के अंदर एज अ पैरामीटर एक फंक्शन पास कर देते हैं, जैसे डिले टास्क है तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ, इसको कहता हूँ रिजल्ट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बजाय अब इस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करने के, मैं कहता हूँ कि जब ये सेट टाइम आउट कंप्लीट हो तो ये फंक्शन कॉल हो और इस फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूँ ट्रू, और इससे पहले मैं कह देता हूँ इज पास इज इक्वल टू ट्रू। सो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ इज पास। अब बजाय इसके कि जैसे मैं यहाँ से पहले रिटर्न कर रहा था, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रिजल्ट फंक्शन, इसको मैं यहाँ से भेजूँगा इस तरह से, और मैं इसको एक कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ अगेन, या मैं इसको सिंपल इस तरह से लिखता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर कहता हूँ फंक्शन, मैं इसको कहता हूँ ये मेरे पास रिस्पॉन्स फंक्शन, और इसके अंदर मुझे कोई रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट को मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। सो ये सिर्फ चेक करने के लिए कि रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, मैं इसको एक स्ट्रिंग दे देता हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, और यहाँ पर मैं इस रिस्पॉन्स फंक्शन को इस तरह से पास कर दूंगा, इसको कॉल नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से एज इट इज़ पास कर दूंगा ताकि यहाँ पर जाएगा कॉल, ये यहाँ पर होगा। तो ये मैंने कॉल बैक फंक्शन को पास किया, अब असल में ये कॉल बैक फंक्शन एज अ रेफरेंस यहाँ से जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अगर आप ये देखें तो वो थोड़ा टाइम लेता है जो मेरे पास रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि ये 1 सेकंड का डिले है, बट इवेंचुअली वो इस फंक्शन को कॉल करता है जो कि मेरे पास ये फंक्शन है, और यहाँ से ये पास करा, तो अब मुझे एग्जैक्ट जो है ना वो वैल्यू मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर इसको ट्रू करके यहाँ पर इसको फॉल्स करता हूँ। अब चेक कर लेते हैं कि मेरे पास अब फॉल्स आना चाहिए। सो यहाँ पर आगे देखेंगे तो मेरे पास फॉल्स आ रहे हैं। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ टास्क, और इन टास्क को कहते हैं असल में एसिंक्रोनस टास्क। सो तो एसिंक्रोनस टास्क को जो है वो हैंडल करने का जो पहला जो तरीका है, वो पहला तरीका तो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, जबकि जो सेकंड वे है इस तरह की चीज़ों को रिजॉल्व करने का, वो हम उसे कहते हैं कि वो है प्रोमिसेस। सो प्रोमिसेस एक्चुअली अल्टरनेट के तौर पर हम यूज़ करते हैं कॉल बैक फंक्शन के, जो कि ऑन टॉप ऑफ दैट हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करता है जो कि हमारे कोड को मज़ीद एफिशिएंट कर देती है। सो नाउ इमेजिन करते हैं कि प्रोमिसेस वर्क किस तरह से करते हैं। सो प्रोमिसेस असल में क्या है, प्रोमिसेस हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। किसी भी प्रोमिस को जब कॉल किया जाता है तो उसकी 3 स्टेट होती है। उसकी इनिशियल स्टेट पेंडिंग होती है, जैसे किसी हम उसको कॉल करेंगे किसी भी प्रॉमिस को, तो उसकी जो इनिशियल स्टेट आएगी वो पेंडिंग आएगी। नाउ उसकी जो एक्सपेक्टेड स्टेट्स होती हैं वो 2 होती हैं, इधर वो फुलफिल हो जाएगा या वो फेल हो जाएगा। सो वो फुलफिल हो जाए या वो फेल हो जाए, बट इवेंचुअली हमें रिजल्ट मिलेगा। एंड हम जो फ्रंट एंड या जहाँ पर भी वो प्रॉमिस को रिजॉल्व किया जा रहा है, सो वहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, या तो वो फुलफिल्ड होगा या वो फेल्ड होगा, और इन बोथ केसेस को बड़ी इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। सो दैट्स हाउ एक्चुअली प्रोमिसेस वर्क, दैट्स हाउ प्रोमिसेस एक्चुअली क्रिएटेड और मेड ऑफ, और ये इस तरह से हमें डिफरेंट एक इफेक्टिव तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं हमारे उस तरह के जो एसिंक्रोनस टास्क होते हैं उनके लिए। ओके, सो नाउ कमिंग बैक, और हम ये देखते हैं कि किसी प्रॉमिस को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं टाइप करता हूँ न्यू प्रॉमिस। तो ये न्यू प्रॉमिस की क्लास होती है जो मेरे पास हम इसको क्रिएट करते हैं। तो मैंने लिखा न्यू प्रॉमिस, तो ये मेरे पास एक प्रॉमिस क्रिएट अब हो चुका है। अब ये प्रॉमिस मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन देता है। नाउ यू नो व्हाट कॉल बैक फंक्शन इज, कि जब हम किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर एक फंक्शन पहला पैरामीटर पास कर देते हैं तो वो हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन। सो मैंने यहाँ पर हमने क्यों कहा कि हमारे पास प्रॉमिस स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैंने न्यू प्रॉमिस करके इसको एक प्रॉमिस को क्रिएट किया। अब यहाँ पर हमारे पास ये लेता है, एक लेगा हमारे पास रिजॉल्व, एंड देन सेकंड इसका आर्गुमेंट होता है रिजेक्ट। ये जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। रिजॉल्व मीन जब भी हमारा कोई एक्शन हम उसको सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज हम उसे कर देंगे रिजेक्ट।
सो पहले हम रिजॉल्व का केस देखते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, क्या कहता हूँ, रिजॉल्व, और यहाँ पर मैं आके इसमें लिख देता हूँ डन। ओके, तो ये इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया था और मैं इसको कहता हूँ promise। अब ये मैं प्रॉमिस के ऊपर जब आऊँगा तो प्रॉमिस आप चेक करिएगा मुझे 2 चीज़ें रिटर्न कर रहा है जो जो हमने डिस्कस करनी है। देयर इज़ अनदर थिंग फाइनली, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको लेटर ऑन किसी और वीडियो के अंदर किसी और कोर्स में हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस आपको तब ज़्यादा समझ आएगी जब आप किसी सिनेरियो बेस्ड चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। सो फिलहाल हमने फाइनली को डिस्कस नहीं करा, मैं देन एंड केयर को डिस्कस करूँगा। सो देन हम हमेशा यूज़ करते हैं जब हमारा प्रॉमिस जो फुलफिल हो जाता है, जब वो उसके जो हमें जो रिस्पॉन्स आता है वो फुलफिल्ड होता है, ना कि वो रिजेक्ट हो चुका होता है, वो फेल हो चुका होता है। ओके, मैं यहाँ पर आर ई एस मीन रिस्पॉन्स, क्योंकि ये देन भी आपका से कॉल बैक फंक्शन लेगा और इसमें यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स होगा। तो रिजॉल्व के यहाँ पर हम जिस भी चीज़ को पास कर रहे होंगे रिस्पॉन्स में हमें वही चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं इसको कहता हूँ रिस्पॉन्स, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कैच, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमेशा एरर आएगा। तो कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, सो ये मैंने एक प्रॉमिस बना दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि प्रॉमिस के अंदर डन आना चाहिए, ना कि एरर। ये कैच वाला ब्लॉक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है रिजॉल्व। तो हम चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तो ये डन मेरे पास यहाँ पर आया, ठीक है, और फिर मेरे पास सिर्फ ये यहाँ पर जो मैंने रिजॉल्व का ब्लॉक चलाया हुआ था, उसके अंदर जो चीज़ मैंने पास की थी तो उसकी बेस पर डन का ब्लॉक चला, और कैच का ब्लॉक मेरे पास नहीं चला। सो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैच का ब्लॉक कैसे चलेगा। सो अगर मैं यहाँ पर अब कर दूँ रिजेक्ट, और इसको मैं कर देता हूँ एंड ओके। सो अब चेक करिए, जैसे मैंने यहाँ पर रिजेक्ट लिखा है, तो जब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरे पास एरर का ब्लॉक चला है, जो कैच का ब्लॉक चला है, जबकि देन का ब्लॉक नहीं चला, क्योंकि प्रॉमिस को रिजेक्ट किया था हमने। ओके, ये तो एक बड़ी सिंपल सी एक ओवरव्यू था हमने प्रॉमिस का लिया। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन बनाते हैं जिसमें चेक करते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास किस तरह से ये दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। सो now मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं फंक्शन कहता हूँ डिवाइड। सो ये नंबर मेरे पास है डिवाइड, और ये नंबर क्या लेगा, ये एक नंबर लेगा जिसको हम कह देते हैं नम, एंड दूसरे को हम कह देते हैं डिवाइड बाय। ओके, सो अब डिवाइड बाय मैंने यहाँ पर कह दिया। ओके, और मैं अब यहाँ पर कहूँगा सबसे पहले तो अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये नंबर और ये जो डिवाइड बाय है ये अब एग्जीक्यूट होते हैं, और थोड़ा डिले, थोड़ा टाइम लगता है इनको, इनका रिस्पॉन्स आने में। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रॉमिस क्रिएट करता हूँ, लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस, और इसको प्रॉमिस को यहाँ से रिटर्न भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फंक्शन जो है ये एज अ एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो बिहेव करे, और ये मुझे जो भी एसिंक्रोनस फंक्शन होगा ऑब्वियसली वो एक प्रॉमिस जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जैसे हमें पता है रिजॉर्ट एंड रिजेक्ट, और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को बना दिया। मैं यहाँ पर लगाता हूँ ट्राई कैच, एंड यहाँ पर मेरे पास एरर है। यहाँ पर फिलहाल मैं लॉजिक लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ रिजल्ट, और इसको मैं कहता हूँ, अब मैं रिजल्ट को कह देता हूँ नम डिवाइडेड बाय। ओके, और अब मैंने क्योंकि ये जो अपना रिस्पॉन्स सेंड करना है तो मैं लिखूँगा रिजॉल्ट, और इसको मैं इस तरह से रिटर्न कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर। मैं ये कहता हूँ रिजल्ट, इस तरह से करके। ओके, अब यहाँ पर मैं आता हूँ इन, और अब अगर हमारे पास कोई भी एरर आ जाएगा जिसको भी हम देखेंगे और एरर को क्रिएट भी करेंगे,
सो मेरे पास देन कैच का ब्लॉक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा रिजेक्ट, और अब यहाँ पर मैं लिखूँगा एरर, और यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर एक मज़े की चीज़ आप साथ और सीख लें। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पे हम देना चाहते हैं और हमारे पास जो वैल्यू है उसी वेरिएबल के अंदर आ रही होती है, और हम चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एरर रखा कि जो वेरिएबल का नेम है वही मेरी की का नेम हो, एंड देन मैं उसकी वैल्यू को इस तरह से लिख दूँ, एरर कॉलन एरर। अगर मेरी की का वैल्यू सेम मेरे उस वेरिएबल के वैल्यू की तरह का होगा, तो मैं जस्ट इसको अगर यहाँ पर ख़त्म भी कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वो एरर कॉलन एरर, मतलब एरर और कॉलम के बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले आएगा। सो ना हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को जो हमारे पास डिवाइडेड बाय फंक्शन है इसको कॉल करते हैं। अब क्योंकि डिवाइडेड बाय का जो फंक्शन है वो मेरे पास एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो डिवाइड समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर मैं एक नंबर दे देता हूँ 10, और यहाँ पर मैं देता हूँ। अब हमें पता है कि ये नंबर असल में हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक अदर प्रॉमिस। जब वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो हमारे पास से देन ऑन कैच की फंक्शन होती है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, और यहाँ पर हमें पता है हमारे पास आता है रिस्पॉन्स, और मैं इसको कहता हूँ console.log रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर मैं कहता हूँ कैच, और इस क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा। अब इस एरर का मैं कोई भी नेम रख सकता हूँ, तो मैं एरर स्पेसिफिकली इसलिए रखता हूँ ताकि हमें पता चले कि कैच के ब्लॉक के अंदर हमेशा एरर रिजॉल्व। ओके, सो यहाँ पर मैं कहता हूँ console.log एरर। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया, तो हमारे पास सक्सेस का केस चल गया। अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ, मैं डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 0, और हमें पता है कि जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एरर थ्रो होता है। तो मैं जैसे नोड index.js करूँगा, सो रिजल्ट हमारे पास में एरर आ रहा है, और एरर क्या इंफिनिटी मीन्स हमारा जो क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हमें एरर थ्रो कर दिया जाता है। ठीक है, सो वो एरर क्या, क्योंकि और ट्राई कैच का हमें पता है ब्लॉक क्या काम करता है, जैसे ही कोई एरर आता है ट्राई के ब्लॉक के अंदर, तो वो हमारे पास कैच के ब्लॉक को रेफर कर देता है, एंड कैच का ब्लॉक उस एरर को फिर हैंडल करता है। तो यहाँ पर उस एरर को रिजेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पर फिर वापस भेज दिया हुआ था, तो हमारे पास कैच का ब्लॉक चला। तो अब हमें पता है कि जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे डिवाइड को, तो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। बट अब हमें पता है कि या हमारा दिन का ब्लॉक चलेगा या हमारा कैच का ब्लॉक चलेगा, और हमने बहुत ही इफेक्टिवली इन दोनों केसेस को यहाँ पर इसको हैंडल कर सकते हैं। ये तो प्रॉमिस रिजॉल्व करने का एक मेथड था। प्रॉमिस रिजॉल्व करने का जो दूसरा मेथड होता है वो ये होता है कि हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि एसिंक फंक्शन होना चाहिए। तो एसिंक फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका क्या था, पहले तो आप लिखते हो फंक्शन, और जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखते तो कैलकुलेट, एंड ये हमने एक फंक्शन बना दिया। अब जब भी किसी हमने एसिंक फंक्शन को हमने किसी भी फंक्शन को ऐसा फंक्शन बनाना जो किसी प्रॉमिस को रिजॉल्व करे, तो उसको बनाते हैं एज एन एसिंक फंक्शन इस तरह से। अब जब एसिंक फंक्शन किसी को भी हम बनाते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा कीवर्ड देता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉमिस के केसेस के अंदर उसको हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ डिवाइड, और यहाँ पर मैं कहता हूँ 10 अगेन एंड 5, और यहाँ पर मैं कहता हूँ पॉज रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं सिंपल इस तरह से डिवाइड लिखूँगा तो हमें पता है कि जो रिस्पॉन्स है ये मेरे पास एक आएगा प्रॉमिस, और मुझे इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए अगेन करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट देन और रिस्पॉन्स डॉट कैच। तो मैं वो अगर नहीं करना चाहता तो मैं एक यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करूँगा अवेट। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया अवेट। अब अवेट क्या काम करेगा, अवेट मुझे असल में उस प्रॉमिस को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करके मुझे उसका रिजल्ट दे देगा, और मैं यहाँ पर इसको console.log रिस्पॉन्स यहाँ पर मैं उसको शो करवा दूंगा। अच्छा, अब अभी मैंने सिंपल इसको इस तरह से लिखा है जो कि हैंडल कर लेगा। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इस कैलकुलेट के फंक्शन को भी कॉल ऑब्वियसली करना है, तो उसके बगैर तो ये चलेगा नहीं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, और अब मैं node.js जैसे मैंने node-index.js किया तो मेरे पास रिजल्ट यहाँ पर 2 आ गया। मैं यहाँ पर वेट को ख़त्म करके चेक करता हूँ। मैं इसको वेट को जैसे ख़त्म करके चेक करूँगा तो आप चेक करें, यहाँ पर वो मुझे दे रहा है प्रॉमिस एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर वो डिले नहीं आ रहा तो वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि उसका जो रिजल्ट है वो 2 है।
अगर मैं सेट टाइम नोट यहाँ पर लगा देता तो मुझे बता रहा होता है कि वो फुलफिल होगा या वो दूसरी चीज़ होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रियल टाइम। हम टास्क जो हमारा छोटा है तो वो फौरन से रिजॉल्व हो जाता है। मैं सेट टाइम नोट लगा के इसमें डिलीट डाल सकता हूँ, बट मैं वो भी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ कैच वाले सिनेरियो को भी दिखाना है। सो ये तो सक्सेस के केस में होगा, लेकिन इमेजिन करें कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एरर आ जाए तो उसको हम किस तरह से देन रिजॉल्व करेंगे। सो एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ तो न्यू एरर, और इसको मैं कह देता हूँ ओके। अब इस केस में जैसे मैं इस एरर को थ्रू करूँगा तो मेरे पास एक कैच का ब्लॉक चलेगा जिसपे ऑब्वियसली मैंने रिजेक्ट किया हुआ, और यहाँ पर मैं एरर को ओके। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा क्योंकि यहाँ पर एरर थ्रो और मैंने उसको हैंडल नहीं किया हुआ प्रॉपर्ली, अब देखें मेरे पास इस तरह से एक एरर जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉमिस है मैं दोनों स्टेट बता रहा है। लेकिन अब इस तरह के सिनेरियो के अंदर देन कैच में तो ये हमने कर लिया था, तो यहाँ पर हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे ट्राई कैच। बस हमें पता है कि ट्राई कैच हमारे पास ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ समथिंग लाइक दिस ओके, और यहाँ पर मैं आगे कहता हूँ console.log। तो अब मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो मेरे पास वो प्रॉपरली हैंडल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जस्ट टू मेक इट मोर क्लीनर मैं लिख भी देता हूँ ताकि पता लगे यहाँ पर हमारे पास एरर, ये देख तो एरर फेक एरर था, सही है। तो मैंने खुद ये किया था, तो मैं इस तरह से प्रॉपर इस एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था प्रोमिसेस को हैंडल करने का। सो ये इफेक्टिवनेस होती है हमारे पास प्रोमिसेस की, कि अगर हमारे पास कोई डिलेड टास्क है पहली चीज़ तो हम उसको प्रोमिस के थ्रू हैंडल करते हैं, एंड देन प्रोमिस हमेशा हमारे पास हमें पता है कि वो हमें जो रिस्पॉन्स के अंदर दो स्टेट्स भेजेगा, या तो वो फुलफिल्ड होगी या वो फेल्ड हो जाएगी। तो अगर वो फुलफिल हो जाती है तो उसको हम ट्राई के जो ब्लॉक के अंदर हैंडल कर लेते हैं, या उसको कैच के ब्लॉक के अंदर हैंडल कर लेते हैं। द सेकंड वे इज प्रोमिस हमें इट्स सेल्फ देन एंड कैच के ब्लॉक देता है, तो हम उसको देन एंड कैच के साथ भी हैंडल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रोमिसेस। नेक्स्ट चीज जिस चीज़ को हम देखेंगे वो टेम्पलेट लिटरल, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इफेक्टिव सोल्यूशन था, जिसकी वजह स्ट्रिंग्स का, और इसकी मदद से हम स्ट्रिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्यों होते हैं, क्यों बनाए गए, वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इफेक्टिवनेस क्या है, किस चीज़ का अल्टरनेट है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक नेम है किसी भी पर्सन का, बट हमने उसको दो नेम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो उसका जो हम उसको कहते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कोड एंड लास्ट नेम, और इसको कह देता हूँ ये दो मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। अब मैंने अगर इन नेम को मिला के एक जो मैंने फुल नेम बनाना, तो उसके लिए हम करते थे फुल नेम इज इक्वल टू जॉन फर्स्ट नेम प्लस लास्ट, एंड मैं इसको कंसोल करवा लेता हूँ console.log करके, और यहाँ पर मैं कहता हूँ फुल नेम, और यहाँ पर मैं फुल नेम इस तरह से कह देता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं इसको नोट इंडेक्स डॉट बेस मैंने यहाँ पर जैसे किया, तो देखें यहाँ पर मेरे पास आ रहा है जॉन वॉकर, और ये इकट्ठा है, इनके दरम्यान में स्पेस नहीं है। अब अगर मैंने इसके दरम्यान में स्पेस देनी है तो मैं यहाँ पर आके लगाऊंगा एक और प्लस, यहाँ पर दूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसको दे दूंगा स्पेस, बिकॉज स्पेस इज अ कैरेक्टर, तो वो भी कॉन्कैटिनेट कर देगा। सो ये प्लस का असल में ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉन्कैटिनेशन, हम इसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, तो प्लस को इसके साथ कॉन्कैट करेगा, एंड देन
ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग बनेगी उसको इसके साथ कॉन्केटिनेट कर देगा। सो दैट्स हाउ इट्स वर्क। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर जॉन वॉकर हमारे पास आ रहा है, बट टेम्पलेट लिटरल्स इसी चीज़ को जो है ना वो कैटर करने के लिए आ गया, इसी चीज़ का एक इफेक्टिव सोल्यूशन है। तो हम उसके लिए करते हैं क्या है, हम यूज़ करते हैं बैकटिक। ये बैकटिक क्या है, ये बैकटिक हमारे पास इफ यू नो आपकी ESC की के नीचे और आपकी टैब की के ऊपर आपको एक बटन मिलेगा जिसके ऊपर ये बैकटिक बनी होती है। ESC की जो की है उसके नीचे वाली साइड पे, टैब की जो की है उसके ऊपर वाली साइड पे आपको एक बटन मिलेगा जिससे हम ये वाला साइन लगा सकते हैं, बैकटिक। तो जैसे हम बैकटिक हम लगाते हैं तो ये हमारे पास टेम्पलेट लिटरल की फंक्शनैलिटी को इनेबल कर देता है। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर मैं किसी भी वेरिएबल को डायनामिकली लिख सकता हूँ, और उसको लिख सकता हूँ मैं डॉलर साइन लगा के, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। सो अब डॉलर साइन लगा के जैसे ही कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा इसके अंदर मैं किसी भी वेरिएबल को लिख सकता हूँ। फुल नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैं दूंगा स्पेस, अगेन मैंने यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है, मैं डॉलर साइन लगाऊंगा, टेम्पलेट कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा लास्ट नेम। सो ये मेरे पास एग्जैक्टली जॉन वॉकर जैसे पहले प्लस प्लस 2 ऑपरेटर बना रहे थे, ये वो वाला काम करेगा। ओके सो मैंने फुल नेम यहाँ पर लिख दिया, मुझे यहाँ पर लिखना था फर्स्ट नेम। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और ये मेरे पास आ गया जॉन। सो आपने देखा कि टेम्पलेट लिटरल कितना इफेक्टिव तरीके से हमने वो जो प्लस प्लस वाले काम को हैंडल किया, और देन ये उससे ज़्यादा क्लीनर भी है, ठीक है। तो इससे कहीं ज़्यादा हमारे पास ये क्लीन कोड हमारे पास इस तरह से आ जाता है। तो ये हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स था। सो नेक्स्ट चीज़, जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग एंड अरे डिस्ट्रक्चरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद अरे डिस्ट्रक्चरिंग फर्स्ट। सो नाउ हम कंसीडर करते हैं मेरे पास एक अरे है, मैं इसको कहता हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे पास एक अरे है और उस अरे के अंदर मेरे पास नंबर स्टोर है 1 2 3 4 एंड 5। अब कंसीडर करते हैं कि मैंने यहाँ से मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 इंडेक्स के नंबर्स चाहिए थे, यानी कि मुझे 1 चाहिए और मुझे 2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉस्ट और मैं यहाँ पर लगाता हूँ num1 और मैं यहाँ पर लिखूँगा अरे एंड 0 एंड सेकंड नंबर में इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 2, मैं इसको कर देता हूँ 1। अब ये 0 इंडेक्स से 1 आ जाएगा, ये 2 इंडेक्स से 2 आ जाएगा। तो मैं इसको कंसोल करवा के देख लेता हूँ, console.log मिनट 1 एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ num1, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ num2 और इसको भी आगे कर लेता हूँ, मैं आपको कंसोल। सो इट्स नंबर 1 एंड नंबर 2 तो मेरे पास से बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। बट इसका जो अल्टरनेट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट अरे डिस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट, इस जगह पे भी बनाऊँगा एक अरे। अभी मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर भी बनाता हूँ अरे। सो अब यहाँ पर मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये अरे के फर्स्ट इंडेक्स को मैं रीड कर लूँ, बिकॉज यहाँ पर भी मैंने एक अरे बनाई है, तो यहाँ पर बनाऊँगा ए। अब अगर आप ये देखें तो ये जो अरे है इसके फर्स्ट इंडेक्स में मैंने एक वेरिएबल लिखा, तो ये इंडेक्स 0 एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, या मैं इसको num1 कह देता हूँ, इसको कहता हूँ num2। अब ऑटोमेटिकली ये जो num1 है इसके अंदर ये मेरे पास 1 आगे स्टोर हो जाएगा और ये 2 है ये num2 के अंदर आगे स्टोर हो जाएगा। दैट्स हाउ अरे डिस्ट्रक्चरिंग वर्क्स। अगर मैं उसके एग्जैक्ट इंडेक्सेस के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर, ये हमारे पास जो असाइनमेंट एक एक्सप्रेशन है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर मैं एक अरे बनाऊँ, उस अरे के अंदर मैं जो भी वेरिएबल जिस इंडेक्स के ऊपर भी लिखूंगा उस इंडेक्स में से ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को रीड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रन करूँ, फिर सेव कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देखें मेरे पास नंबर 1 और नंबर 2 बड़े ही इफेक्टिव तरीके से आ रहा है। एंड इसी तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को भी। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में भी अगेन हम इस तरह का सिमिलर एक चीज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना कर लेता हूँ पोस्ट और मैं इसको कहता हूँ OBJ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, तब मैं इसको कह देता हूँ पोर्ट्रेट और यहाँ पर मैं कह देता हूँ डिटेल और इसको मैं कह देता हूँ
30 ट्यूटोरियल लेफ्ट। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर आपका एक बुकलेट के नाम से बना दिया, मैंने इसका नाम दे दिया। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, मैं इसको यहाँ पर कॉलम लगा रहा। ओके, अब मैं ये OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने रीड करना, मैं चाहता हूँ मैं नेम को रीड करूँ, मैं डिटेल को रीड करूँ। तो फर्स्ट एक तरीका तो हमें पता है कि यहाँ पर मैं आगे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। दूसरा तरीका, दूसरी वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट डिटेल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिटेल, एंड इसको ले आते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास आ रहा है, ये फर्स्ट मेरे पास क्या है, फर्स्ट मेथड है। तो यहाँ पर देखें मुझे बार बार करना पड़ता है ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट डॉट, तो मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मुझे ऑब्जेक्ट डॉट दोबारा ना करना पड़े, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेम, इसी तरह से कॉन्स्ट डिटेल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट डिटेल। यहाँ से हमने इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूँगा मेरे पास से दोनों चीज़ें फिर से आ रही है। ओके, सो नाउ अगेन मैं यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डॉट रिपीट कर रहा हूँ। सो देयर इज़ एन अल्टरनेट, मैं यहाँ पर जिस तरह से अरे हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट के साइन के साथ यूज़ होती है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो कर्ली ब्रेसेस के साथ हम उसको इनिशिएट करवाते हैं। सो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ और इधर मैं एग्जैक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट को लिख दूँगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मैंने नेम को रीड करना है तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का नेम दूंगा नेम, एंड अगर मैंने डिटेल को रीड करना है तो मैं प्रॉपर्टी का नेम दूंगा डिटेल। ओके, मैं इसको आगे यहाँ पर रन किया मैंने, तो यहाँ पर मैंने देखा नेम के अंदर कोडिंग आ गया, डिटेल के अंदर कोडिंग ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म आ गया। अब अगर आप इस चीज़ को ज़रा देखिए तो मेरे पास क्या आ रहा है कि नेम के अंदर नेम, डिटेल के अंदर डिटेल शो हो रही है, बट ये आया कैसे, इसने एग्जैक्ट इस प्रॉपर्टी को पकड़ा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तो कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, तो उसके अंदर मैं वेरिएबल का जो नेम लिख दूँगा, अगर वो प्रॉपर्टी का नेम और वेरिएबल का नेम सेम है तो वो उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली रीड कर देगा, तो मुझे डॉट करके रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन अदर थिंग, मुझे यहाँ पर जिस तरह से अरे के अंदर मैं एग्जैक्ट इंडेक्सेस के हिसाब से लिखता था, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे वेरिएबल लिखूंगा तो वो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को रीड करेगा, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट में नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कोई ऑर्डर नहीं होता इस तरह से स्पेसिफिक ऑर्डर, वो जस्ट अपनी कीज़ की वैल्यू टू अपने जो वैल्यूज़ को रीड करता है, कीज़ की बेस पे वैल्यूज़ को रीड करता है। तो मैं यहाँ पर जैसे डिटेल को पहले लिख लूँ एंड नेम को बाद में लिख लूँ, सेम हमारा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देखिए नेम के अंदर अगेन कोड रिप्ट आ रहा है, जबकि मैंने उसको बाद में लिखा हुआ। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग के अंदर ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, कीज़ के जो नेम होते हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। सो ये हमने अपनी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग और अरे स्ट्रक्चरिंग को देख लिया, एंड दैट्स ऑल फॉर ES6 फॉर नाउ। और नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो अरे के हमारे पास पेंडिंग कुछ ऑपरेशन है जिनको हमने डिस्कस करना है, तो हम उन अरेज के पेंडिंग जो ऑपरेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैप एंड फिल्टर फंक्शन फर्स्ट। लेट्स से मैं यहाँ पर एक अरे बनाता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे पास एक अरे है कॉस्ट ए और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ और मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन वैल्यूज़ को आइटरेट करवा के बिल्कुल एक ब्रांड न्यू अरे मेरे पास रिटर्न हो जाए। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैप का मेथड। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा अरे डॉट मैप एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये हमारे पास लेता है कॉल बैक फंक्शन, इसमें मेरे पास आता है आइटम एंड इंडेक्स। अब हम इंडेक्स को यूज़ नहीं करते तो आइटम में हर आइटरेशन के साथ हमारे पास एक आएगा जो इसका हमारे पास एलिमेंट है। इस तरह से जैसे कि हमने फॉर ईच के अंदर देखा था, तो सेम मैप के भी हमारे पास मेथड्स जो कॉल बैक फंक्शन है सिमिलर नंबर ऑफ हमारे पास ये हमारे पास पैरामीटर लेता है। बट मैप के फंक्शन में और फॉर ईच के फंक्शन में जो डिफरेंस ये है कि मैप का फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक ब्रांड न्यू अरे
जबकि जो हमारे पास जो फॉर ईच का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास कोई नई अरे रिटर्न नहीं करता, बस वो एग्जिस्टिंग अरे को आइटरेट कर देता है। तो मैप का फंक्शन एग्जिस्टिंग अरे को आइटरेट तो करेगा, लेकिन एट द एंड वो बिल्कुल एक नई अरे हमें रिटर्न करेगा। तो अब अगर हमने देखना है कि वो नई अरे ही रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ आइटम और मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आके इसको सेव कर देता हूँ एक और वेरिएबल के अंदर, उसको मैं नाम रख देता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ मैप अरे। ओके, अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ मैप्ड अरे। तो यहाँ पर मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो अरे थी वो 1 2 3 4 एंड 5 थी, जबकि जो मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर मैप्ड अरे के अंदर मेरे पास मिलता है वो आ रहा है 2 4 6 8 10। सो आपने देखा कि मैप के फंक्शन ने हमें बिल्कुल एक नई कंप्लीट अरे रिटर्न की है, जिसकी लेंथ एग्जैक्ट उस लेंथ के इक्वल है। बट ये अरे बिल्कुल नहीं है, इसका पुरानी अरे से कोई ताल्लुक नहीं है। फिल्टर का फंक्शन क्या काम करता है? फिल्टर का फंक्शन भी आइटरेट तो करता है और हमें एक न्यू अरे भी रिटर्न करता है, बट फिल्टर का फंक्शन हमारे पास हम कंडीशनल बेस हमें रिटर्न करता है, और ये सेम नंबर ऑफ लेंथ की अरे नहीं होगी, ये सिर्फ उतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए होगी जो हमारी इस कंडीशन को पास करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें से मैं इसके ज़रिए वैल्यूज़ को बढ़ा लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर रैंडम वैल्यू डाल दो, ये मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज दिखा दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से मुझे सिर्फ वो वैल्यूज़ आए जो इवन वैल्यूज़ है, तो मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगाऊँ। तो मैंने इसमें से फ़िल्टर आउट कौन सी वैल्यूज़ करनी है, इसमें तो मैंने फ़िल्टर। सो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने उन वैल्यूज़ को जो रिटर्न जस्ट फ़िल्टर आउट करना है जो कि इवन हो। सो उसके लिए हमें बताया कि हम अगर किसी भी वैल्यू को 2 से उसका रिमाइंडर लें और वो 0 के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ इवन होती हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से मैंने कंडीशन लगा दी। अब ये फ़िल्टर का फंक्शन क्या करेगा, जो वैल्यू भी जो आइटम मीन्स वैल्यू, मैं यहाँ पर बल्कि वैल्यू लिख देता हूँ। जो वैल्यू भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगी तो वो उसे रिटर्न कर देगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी वो उसे रिटर्न नहीं करेगा। सो इवेंचुअली एट द एंड हमें सिर्फ वो वाली वैल्यू मिलेगी जो यहाँ से इवन है। तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास 2 4 54 8 76 46 44 एंड 32, और ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ये मेरे पास इवन वैल्यूज़ है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने वो वैल्यूज़ रिटर्न करवानी जो ऑड हैं, तो मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ पर आके इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब देखिए मुझे सारी वो वैल्यूज़ मिली हैं जो मेरे पास ऑड है। तो इस तरह से फिल्टर का फंक्शन काम करता है। नाउ देयर इज़ अनदर फंक्शन जिसको हम कहते हैं फाइंड का फंक्शन। फिल्टर का फंक्शन क्या काम करता है? फिल्टर का फंक्शन हमें रिटर्न करता है सारी की सारी जो वैल्यूज़ मीट करती हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन को, जबकि फाइंड का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, फर्स्ट मैचिंग वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है। तो जो भी वैल्यू इस कंडीशन को मैच करेगी ये हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई अरे रिटर्न नहीं करेगा। तो जो भी फर्स्ट वैल्यू इस कंडीशन को मीट करेगी वो उसको रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पर आके देखें तो 5 वो फर्स्ट वैल्यू है जो इस कंडीशन को मीट कर रही है। तो मैं यहाँ पर आके मैंने चेक किया, सॉरी 1 वो वैल्यू थी जो कर रही थी, क्योंकि 1 एक ऑड, तो 1 वो पहली वैल्यू थी जो इस कंडीशन को मीट कर रही थी, तो उसने यहाँ से वो चीज़ रिटर्न कर दी। तो मैं ये कुछ वैल्यूज यहाँ से उड़ा देता हूँ ताकि मैं चेक कर लूँ कि अगेन यहाँ पर अब 7 जो है 54 तो इवन है, 8 भी इवन है, लेकिन 7 मेरे पास ऑड है। तो यहाँ पर मैं आके चेक करता हूँ तो मुझे 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर चेक करें 7 ही आया है। अब अगर मैंने पहली जो है वो इवन वैल्यू मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर शो कराऊँ, तो अगेन मैं इनको यहाँ पर खत्म करता हूँ। तो यहाँ पर देखें जो 76 है पहली वो इवन वैल्यू है जो यहाँ पर मेरे पास आनी चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास 76 ही आया। सो दैट्स हाउ फाइंड फंक्शन इज वर्क। सो नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट जो एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सम का फंक्शन। सम का फंक्शन भी असल में क्या काम करता है? सम का फंक्शन ये काम करता है कि अगर हमारी ये कंडीशन किसी भी एक भी वैल्यू से मीट कर जाए, सम का फंक्शन हमें रिटर्न करेगा ट्रू। इसका मतलब ये है कि हम अरे डॉट सम हम चेक करना चाहते हैं कि अरे में इस कंडीशन की बेस पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता, तो अब हमें पता है कि हमारे पास इवन वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस अरे के अंदर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ पर आके लिखता हूँ यस ने हमें रिटर्न किया ट्रू, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट करती है। अब मैं काम करता हूँ, इसमें सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ना उनको मैं कर देता हूँ। तो अभी सारी की सारी जो वैल्यूज़ है मेरे पास, सारी की सारी वैल्यूज इस टाइम जो आ रही है वो ऑड है। तो यहाँ पर अगर वो मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, मैं यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू डाल देता टू। अब ये जो टू है ये मेरे पास अगेन इवन है, तो वो यहाँ पर आएगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे पास सम का फंक्शन काम करता है कि अगर एक भी वैल्यू हमारे पास इस कंडीशन को मीट कर रही हो तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। नाउ देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एवरी। एवरी का फंक्शन ये काम करता है कि अगर हर जो वैल्यू है वो इस कंडीशन को मीट करे, मतलब इस अरे के अंदर जो हर वैल्यू है वो इस कंडीशन को जब मीट करेगी तब वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं ऑड की बेस पे लगा देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर चेक करें तो मेरे पास सारी वैल्यूज नहीं है, जबकि जो एक वैल्यू टू है ये मेरे पास इवन है। एवरी का फंक्शन अगर आप चेक करेंगे तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि हर वैल्यू, एवरी वैल्यू इन दिस अरे विल नॉट सेटिस्फाई, इज नॉट सॉरी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ, इस टू को खत्म करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ 9, बल्कि मैं 19 कर देता हूँ। नाउ एवरी वैल्यू इन दिस अरे मी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो अब हमें ये क्या रिटर्न करेगा, टू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसने हमें टू रिटर्न किया। सो दैट्स हाउ एवरी इज वर्क। नाउ हमने एक जो फंक्शन जो डिस्कस करना है वो है फाइंड इंडेक्स। अब फाइंड इंडेक्स क्या काम करता है, फाइंड इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी अगर मैं इसको पर्टिकुलर वैल्यू दूँ तो उसका इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मेरे पास आइटम, सर यहाँ पर वैल्यू है, जो वैल्यू है वो अगर इज इक्वल टू 9 है तो उसका इंडेक्स क्या होगा। तो मुझे अब ये क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा इस 9 का। तो यहाँ पर मैं आता हूँ तो 9 का इंडेक्स 4 रिटर्न कर रहा। तो अगर यहाँ पर भी आप देखें 1 का 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 आ रहा है। अब इमेजिन करते हैं कि हम कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसका वो क्या हमें इंडेक्स देगा। तो जैसे मैं नोड इंडेक्स करूँगा तो ये -1 देगा। -1 का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू किसी भी हमारे पास एक वैलिड इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, और इनवैलिड इंडेक्स के लिए अरे के अंदर -1 ही यूज़ किया जाता है। सो ये हमने फाइंड इंडेक्स को देख लिया। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइंड इंडेक्स। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइंड इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ में इसमें डिफरेंस क्या है। तो अब मैं यहाँ पर जस्ट इसको फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ और इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अरे डॉट इंडेक्स ऑफ नंबर। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके सॉरी मैंने इसको कंसोल नहीं करवाया, मैं इसको कंसोल भी करवा देता हूँ। कंसोल डॉट ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंडेक्स है मेरे पास वो 4 आ रहा है। नाउ आपके क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि फाइंड इंडेक्स में भी जब हमने 9 दिया था तो उसने 4 रिटर्न कर दिया था, इंडेक्स ऑफ में भी हमने 9 दिया तो हमारे पास उसने 4 रिटर्न कर दिया। ये फंक्शन हमें इंडेक्स ऑफ से थोड़ा क्लीनर फंक्शन भी लग रहा है, हमें इस तरह से उसके अंदर कंडीशन भी नहीं लिखनी पड़ती। सो व्हाई नॉट टू चूज जस्ट दिस इंडेक्स ऑफ फंक्शन। सो हियर इज अ कैच। अब अभी तक हमने जो अरे थी हमारे पास वो थी सिंपल, हमारे पास नंबर्स थे, तो मैं जब भी किसी नंबर को यहाँ पर पास करता था तो वो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता था। तो मैं इसको बना देता हूँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ID 1 नेम 2.0, राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस इंडेक्स को फाइंड करना है, या मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के मैं इंडेक्स को फाइंड करूँ। तो नॉर्मल केस के अंदर जैसे मैंने 9 पहले पास किया था तो उसने उसका इंडेक्स 4 रिटर्न कर दिया था। अब मैं यहाँ पर इसको पास करके देखता हूँ तो मुझे ये उसका वैलिड इंडेक्स रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे आपने देखा कि उसने मुझे रिटर्न कर दिया -1, जबकि उसे मुझे यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए था 1, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है। सो क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसने इस ऑब्जेक्ट का जो है मुझे नहीं रिटर्न किया पर्टिकुलर जो इंडेक्स है। सो द रीज़न इज ईच ऑब्जेक्ट इन एन एरे हैज़ अ स्पेसिफिक रेफरेंस। जब भी हम कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मेमोरी के अंदर उसका एक स्पेसिफिक रेफरेंस क्रिएट होता है।
जबकि जो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर लिखा, तो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली एक डिफरेंट रेफरेंस क्रिएट हुआ। उसने जब इसके रेफरेंस को इसके रेफरेंस से कंपेयर करने की कोशिश की, या इस पूरी एरे के अंदर उसने चेक किया कि इस रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं पड़ी हुई, तो उसने कहा कि ये जो चीज़ है इसका क्योंकि इस तरह का कोई रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये -1 आएगा। नाउ इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड इंडेक्स। सो नाउ मैं इसको दोबारा से अनकमेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ वैल्यू, और यहाँ पर मैं कहूँगा, अच्छा अभी जब मैं इसको सिर्फ इस तरह से करूँगा ना, तो अगेन मुझे वही चीज़ नज़र आएगी। मैं यहाँ पर कह देता हूँ जस्ट टू चेक फाइंड इंडेक्स, एंड यहाँ पर मैं कह देता हूँ जस्ट टू शो यू द डिफरेंस इंडेक्स। ओके, मैं तक अब देखिए दोनों में -1 आ रहा है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि मैंने कहा था कि इस ऑब्जेक्ट का या इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो इनमें से किसी के रेफरेंस से भी मीट नहीं करता। तो ऑब्वियसली जब मैंने वैल इज इक्वल टू ये लिखा, तो उसने मुझे -1 ही रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वैल डॉट आई डी इज इक्वल टू दिस डॉट आई डी, अभी ये थोड़ा सा मुझे कोड मैसी लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको Ctrl+X करके यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर obj इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैं कह देता हूँ obj, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ obj डॉट आई डी। ओके, अब इंडेक्स ऑफ के अंदर हमारे पास ये फंक्शनैलिटी होती है कि हम इस तरह से वैल्यूज को ऑब्जेक्ट की उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं और उसकी किसी स्पेसिफिक वैल्यू को आपस में क्या करने कंपेयर कर लें। तो ऑब्वियसली वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर वो नंबर है एज पर एज दे आर नंबर और स्ट्रिंग्स, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने लिखा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पर देखिए फाइंड इंडेक्स में मेरे पास 1 आ रहा है, जो कि वाकई इसकी आईडी जो 2 और इसकी आईडी 2 है, तो ये इस 1 इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पर -1 आ रहा है, तो यहाँ से पता चला कि फाइंड इंडेक्स मतलब हमारे पास इस तरह के केसेस में हम उसको यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, और उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में या अरे ऑफ अरे हो, उस तरह की सिनेरियो के अंदर जब हमने किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू का हमने कोई इंडेक्स फाइंड करना, तो उसके लिए हम फाइंड इंडेक्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज हर तरह के केस के अंदर स्ट्रिंग हो या नंबर हो, तो उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइंड इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ। सो ये हमने डिस्कस कर लिए अरे से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पेंडिंग फंक्शंस थे। सो दैट्स ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर हमने जो स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट से अपनी चीज़ें जो डिस्कस करना स्टार्ट की थी, उनमें हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से, एक वेरिएबल को कैसे हमने डिक्लेयर करना है। देन हमने ये देखा कि वेरिएबल के अंदर हमारे पास हम कितनी तरह की हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उन्हें वैल्यूज़ की टाइप्स को भी डिस्कस किया। फिर हमने थोड़ा सा एडवांस चीज़ों के ऊपर आए। हमने देखा कि हम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो अरेज होती हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह के फंक्शन किस तरह के परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमने ES6 को स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने चेक किया जो लेफ्ट और कॉस्ट आए थे इनका डिफरेंस। देन हमने प्रोमिसेस को, मॉड्यूल को, क्लासेस को डिस्कस किया। एंड देन एट द फाइनल स्टेज हमने अरे के जो लेटेस्ट और जो सबसे जो पावरफुल कुछ फंक्शंस हैं, हमने उनको डिस्कस किया। सो इस कोर्स के बाद अब आप लोग नेक्स्ट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट कर किसी ने भी कर ली है, तो इस कोर्स के बाद अब आप इतने एफिशिएंट हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट की बेसिक के अंदर कि नेक्स्ट आप बड़ी एफिशिएंटली इस जावास्क्रिप्ट को किसी भी जगह के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको किसी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रंट एंड के अंदर यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड की डिफरेंट चीज़ों के साथ हैंडल करने के लिए। अगर आप फ्रंट एंड किसी फ्रेमवर्क को लर्न करना चाहते हैं, लाइक आप रिएक्ट को लर्न करना चाहते हैं, तो आपने जावास्क्रिप्ट का कोर्स देख लिया है, आप रिएक्ट को बड़ी एफिशिएंटली आप लर्न कर सकते हैं एज पर एज आपको HTML और CSS आती है। तो अगर आप रिएक्ट को लर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया है हमारे कोर्स का, तो वहाँ पर जाके रिएक्ट उस कोर्स को देख सकते हैं। उसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन की है रिएक्ट के बारे में भी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट के हम इस कोर्स के अंदर शायद मिस कर रही हो, तो वो वहाँ पर भी अगेन से आपकी डिस्कस हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर जावास्क्रिप्ट कोर्स। नेक्स्ट जिस कोर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो होपफुली इन अ फ्यू डेज जो हम लाइव कर देंगे, वो है नेक्स्ट जेएस का कोर्स।
जो कि बहुत ही एडवांस फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का, जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर और जिसकी बहुत ही हाईली पेड जॉब इस टाइम है मार्केट के अंदर अवेलेबल। सो अगर आप नेक्स्ट जेएस का कोर्स देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वॉच करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट जो हमारे ट्यूटोरियल है वो आप तक पहुँचे रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।